प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना समय का नुकसान किए। मकर लग्न की कुंडली बनी है, लग्न में केतु बैठे हैं, लग्न का मान 18 है, अभी पंचांग बनाना बाकी है। 22 अंश के केतु देव श्रवण नक्षत्र के, लग्न 18 अंश का पूर्णतया प्रबुद्ध श्रवण नक्षत्र का। चतुर्थ स्थान में गुरु और शनि की युति बन रही है। यहाँ पे गुरु 0 अंश के बैठे हैं और 16 अंश के शनिदेव बैठे हैं। गुरु अश्विनी नक्षत्र के, जबकि शनिदेव भरणी नक्षत्र के बैठे हैं। पंचम स्थान बड़ा बलवान सिद्ध हो रहा है सूर्य और बुध के कारण। यहाँ जो स्थिति बन रही है उसमें सूर्य 11 अंश के रोहिणी नक्षत्र में और बुध 12 अंश के रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्रदेव दशम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में नौकरी देते हुए दिखाई दे रहे हैं 25 अंश के पुनर्वसु नक्षत्र में। राहुदेव 22 अंश 5 कला कर्क राशि और चंद्रमा और मंगल एक साथ, जहां चंद्रमा 2 अंश के बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में और मंगल 1 अंश के चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं। नौमांश चक्र जो बना है वो बिल्कुल ही केंद्र खाली है। ये कई बार जातक के जीवन को परेशानियों में डाल सकता है विवाह के परिप्रेक्ष्य में। जबकि दशमांशा चक्र में मीन राशि की कुंडली बनती है, लग्न के अधिपति धन भाव में अपने मित्र के साथ केतु जैसे अनुभवी ग्रह के साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात होती है। दशमांशा चक्र में चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, तीसरे भाव में बैठे हैं, जबकि शनिदेव सप्तम स्थान में बैठ रहे हैं कन्या राशि में, अपने मित्र की राशि में। यहाँ पे बुध और शुक्र आपस में एक दूसरे से केंद्र में, जबकि अष्टम स्थान में तुला राशि के मंगल, राहु और चंद्रमा बैठे हैं। 12वें भाव में शुक्रदेव का प्रभाव है। ये ग्रह स्थिति है। अब बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली के पंचांग से, जहाँ पे इस कुंडली में जितने भी ग्रह मैंने जहाँ जहाँ बिठाए या बताए हैं, जातक के जन्म के समय पे आकाश मंडल की ग्रह की स्थिति ये थी, यहाँ ये थी। मूलतया ग्रह यहाँ बैठे थे। जब आपने इसका डिवीज़न किया, जब आप इसका अन्वेषण करते हैं तो पता चलता है कि जातक के विवाह के क्षेत्र के लिए ग्रह ऐसे बैठ गए, जातक के करियर के लिए वो ग्रह ऐसे परिणाम दे रहे थे। तो उसका असर कैसे जातक को प्रभावित करेगा, किस तरीके से क्या असर डाल रहा है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जातक की कुंडली के पंचांग, जो जन्म के समय पे पंचांग तिथि वार नक्षत्र योग और करण बन रहे थे, वो जातक को कैसे, कितने सकारात्मक और कितने नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें, आप मेरे निमित्त दर्शक हैं, इस वजह से आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए पंचांग का अध्ययन करते हैं। जन्म कुंडली के पंचांग में सबसे पहले बात आती है व्यक्ति का जन्म अधिक माह में हुआ है, अधिक ज्येष्ठ। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्थिति को बनाने वाला होता है। अधिक माह में जन्मे लोग ऐसे ही भाग्यशाली होते हैं। उनका परिवार बड़ा होता है, उनके पीछे लोगों का ध्यान रहता है, मतलब उसकी केयर करने वाले लोग बहुत होते हैं, और ये ऐसा हमेशा होता है, जीवन भर होता है। उत्तरायण में सारे के सारे शुभ ग्रहों का बल बढ़ता है, मतलब गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, साथ ही साथ सूर्य भी यहाँ बलवान हो जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचारों के साथ साथ जीवन के सुख की वृद्धि भी हो जाती है। बुधवार को जातक जन्मा है और बुधवार के अधिपति, वार के अधिपति इस कुंडली के लिए बुध होते हैं, जो छठे के साथ नवम भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हैं अपने मित्र के साथ। जहाँ जन्म कुंडली के अष्टमेश और छठवें भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव में बन रहा है। तो दो अच्छे भावों के स्वामी तो नहीं है, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है और बुध छठवें भाव के स्वामी हैं। यहाँ वो सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से भाग्येश कहे जाएंगे। तो भाग्य और अष्टम का योग जब जन्म कुंडली के पंचम में होगा तो कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, या कई बार वो अपनी बुद्धि का, कई बार ऐसा होगा कि बुद्धिमानी का प्रयोग न कर पाए, या कई बार बुद्धि धरी की धरी रह जाए, या जहाँ दिमाग लगाना है व्यक्ति वहाँ न सोच करके कई बार दूसरी क्षेत्रों पर भी दिमाग लगा रहा है। हालांकि ऐसे संपूर्णतया अगर हम पंचम भाव की बात करते हैं तो सूर्य और बुध के कारण वो भाव बढ़िया बना हुआ है। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा पिता से सुख देते हैं, पिता की संपत्ति का लाभ मिलता है, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, आरोग्यता के साथ साथ एक सुदृढ़ मानसिकता का व्यक्ति को बना देते हैं।
शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को जीवन भर धनवान बनाए रखते हैं। चित्रा नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र मंगल का है, पर इसके स्वामी देवता विश्वकर्मा भगवान हैं। तो अपने घर को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से सजा के रखें। गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प, गेंदे के पुष्प, चमेली, चंपा आदि से घर को सुवासित करें। घर की सफाई खुद से करें। ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें। और अगर हो सके तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा, उनकी तस्वीर अपने घर में जरूर लगाएं और उनकी थोड़ी सी पूजा वगैरह किया करें। असगंध के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। चित्रा नक्षत्र पे बात हो गई। शूद्र वर्ण और राक्षस गण। शूद्र वर्ण के कारण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति महत्वाकांक्षी, हठी, जिद्दी, गुस्सैल, क्रोधी या कई बार निर्णय सुना करके चल देना। तुला राशि को बैलेंस की राशि कही गई है। पाश्चात्य सभ्यता में इसे इस वजह से बैलेंस की राशि कही गई क्योंकि सूर्य यहाँ पे वैज्ञानिक धरातल पे अगर देखें तो जब सूर्य इस राशि में होते हैं तो दिन और रात लगभग बराबर हो जाता है ऐसा। और ये ऐसी राशि है जहाँ पे सूर्य निम्न प्रभावों के साथ व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। पर ध्यान से देखें तो सूर्य यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं। अगर यही दृश्य क्षेत्र में बैठे होते, मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने मेन चैनल पे जो नकुल पाराशर का चैनल है उस पर बात बताई थी कि लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक के सूर्य देव अदृश्य क्षेत्र में होने के कारण कई बार जातक के प्रभावों में कमजोरी दे देते हैं। लेकिन दृश्य क्षेत्र में बैठने के कारण यानी कि सप्तम भाव के बाद अष्टम, नवम, दशम, एकादशवां, 12वां और लग्न से लेकर के अष्टम भाव तक के सूर्यदेव जातक के जीवन को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास से युक्त भी रखते हैं। तो यहाँ पे सूर्य जो हैं वो कई बार पंचम भाव में है तो बुद्धिमान बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कई बार संतान में, दाम्पत्य में, विवाह में, प्रेम में, सहिष्णुता में, संतान उत्पत्ति में परेशानी भी देने वाले हो जाते हैं। यह मैंने बात क्या कही कि अष्टमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति का धन तितर बितर हो रहा है, उसको धन बचाने में दिक्कत होती है या अपनी बुद्धिमानी का व्यक्ति कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाता है ऐसा। लेकिन शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में एक अलग तरीके का कई बार आडंबर या कई बार छोटी मोटी चीज़ों पे हिंसक हो जाना, हावी होना सामने वाले पे, बहुत ज़्यादा तीव्र तरीके से आरोपित करना, अपनी बात मनवाना या जिद्दी ऐसा वाला भाव आ जाता है। या कई बार अपने मन के निर्णय ले लेना, अपने बारे में विचार, सामने वाले के बारे में विचार न करना। ये वस्तुतः कलाओं की राशि है। कला, तुला राशि जो शुक्र की प्रधान मूल त्रिकोण राशि है, ये कला को प्रदर्शित करती है। जो कलाकार होता है वो अपने वास्तविक जीवन से बिल्कुल ही उलट जाता है या वास्तविक जीवन से बिल्कुल दूर चला जाता है अपनी कला को श्रेष्ठता देने के लिए। बहुत मेहनत का काम होता है कि आप जब उस किरदार में होते हैं तो अपने आप को पूरे तरीके से उस किरदार में डालते हैं। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखाना है। बाहर आपके पास कितना सारा प्रेशर है, कितनी सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, कितने प्रेशर में आपने वो काम लिया है, कितनी जिम्मेदारियों से आप उस काम को कर रहे हैं, लेकिन जो किरदार मिला है वो काफ़ी लोगों को हंसाने वाला और काफ़ी अजब अलग तरीके का मिला है। तो ये इस वजह से तुला राशि जो होती है वो इस वजह से ही इसे बैलेंस करने की राशि कही गई है, क्योंकि सामान्यतया सूर्य तपन के कारक होते हैं, एनर्जी के कारक होते हैं, और यहाँ जब इस राशि में आते हैं तो वो खुद को भी बैलेंस कर लेते हैं। इस वजह से ही तुला राशि को न्याय की राशि कही गई है। ये किसी के साथ अन्याय नहीं करती, हाँ, लेकिन जब इनके अन्याय की चमड़ी घूमती है, जब इनकी चाबुक घूमती है तो ये पिता माता सबके साथ अन्याय कर जाते हैं और ये कई बार अपना निर्णय सुना करके यूं चल देते हैं। प्रेम को तवज्जो देने वाले, कानून की पढ़ाई करने वाले, कलाकार, कानूनबाज और पीरियोडिकली काम करने वाले, बहुत सिस्टम से काम करने वाले होते हैं, एक के बाद एक काम करने वाले होते हैं। कानून, दर्शन, न्याय, कला, रेडियो, केमिकल, सुंदर चीज़ें जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें बनाना, इस तरीके के क्षेत्रों से इन्हें धन कमाते देखा जाता है। इतना ही नहीं, इनके पास राजनीति करने का भी तीव्र अवसर और राजनीति में भी सफल होते इन्हें देखा जाता है। इसके साथ साथ ये एक्सरे मशीन और जो शरीर के अंदर की बीमारियां होती हैं उसको जांच करने की जांच जो चीज़ें होती, जांच घर, उससे भी संबंधित क्षेत्रों में इन्हें डॉक्टरी
इधर से भी इन्हें सफल होते देखा गया। बैंकिंग और फाइनेंशियल एडवाइजर, कानूनी रूप से किसी को सलाह देना, इस तरीके के क्षेत्रों में इन्हें या इस राशि को सफल होते देखा गया है। ये कुंडली मकर लग्न की है, मकर लग्न की है। लग्न का मान जन्म कुंडली में 18 प्रबुद्ध, और यहाँ पे मकर लग्न का अर्थ होगा सीधा, जो बहुत बेसिक है कि व्यक्ति न तो किसी के काम में दखलंदाजी देता है, न उसे बर्दाश्त है, न वो किसी को गलत सलाह देता है, और न गलत चीज़ों पे चुप रहता है। मतलब विरोध करने की पूर्णतया शक्ति है। एक स्त्री की शरीर में कई बार पुरुष, और पुरुष के शरीर में कई बार स्त्री का समावेश होते देखा जाता है। केंद्र में गुरु हैं, शनि के साथ बैठे हैं, शनि का बल बढ़ाएंगे। नीच के शनि के साथ बैठे हैं, इस वजह से जब ग्रह किसी भी नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो अपना बल भी कमज़ोर कर लेता है। पर सामान्यतः गुरु के साथ एक सिद्धांत है कि जब भी गुरु किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह के कारक क्षेत्रों को कमज़ोर कर देते हैं और अपना बल बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 सिद्धांत लगेंगे। ग्रह नीच के ग्रह के साथ बैठा है गुरु, तो अपना बल कमज़ोर करेगा, लेकिन शनि और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है। पर सामान्यतः एक सिद्धांत होगा कि जब भी गुरु किसी ग्रह के साथ बैठेंगे तो उस शनि के कारक क्षेत्र, न्याय, दुख, कष्ट, दारिद्रता, आलस्य, इन सभी चीज़ों में कमज़ोरी कर देंगे। मतलब ये अच्छी बात हो जाएगी। क्लियर है। चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, जहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ व्यक्ति दाम्पत्य में, विवाह में, परिवार से, ससुराल से बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त करता है। कुल दीपक योग, धीरे 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 अपने नेचर को अच्छा बनाने वाला, सबका प्रेम प्राप्त करने वाला, लक्ष्मी संपन्न, ऐश्वर्यशाली और गहरी मानसिकता के साथ अपनी बात रखने वाला होता है। किसी को गलत सलाह नहीं देना, किसी के बारे में कोई गलत न सोचना, अपने काम में मस्त मशगूल रहना और बहुत ज़्यादा तिकड़मी नहीं होना, ये इस कुंडली की प्रकृति होगी। सूर्य और बुध जो जन्म कुंडली में बैठे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे तो स्थिर राशि में सूर्य और बुध की युति व्यक्ति की बुद्धिमानी को स्थिरता प्रदान करेगी, तर्क को स्थिरता देगी, ज्ञान, संतान, प्रेम, रिकग्निशन, फेम, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों में स्थिरता मिलेगी। जबकि गुरु और शनि एक साथ जब बैठेंगे तो उसमें कभी कभी न्यायप्रियता कमजोरी से, क्योंकि चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं। वहीं चंद्रमा और मंगल भी चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो धन आएगा और जाएगा। शुक्र मिथुन राशि के बैठे हैं, 6वें भाव में शुक्रदेव बलहीन हो जाते हैं। हालांकि उन पे शनि की दृष्टि है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बलहीन नहीं होंगे, पर सामान्यतः 6वें भाव के शुक्रदेव कई बार जीवन में शत्रुता बनी रहती है, विपरीत परिस्थितियां बनी रहती हैं। कई बार आपको एग्रेशन के साथ आप अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। इस वजह से आपको काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है, बहुत समझदारी से। सामने वाले जिसके पैर न पड़ने पड़े उसके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मतलब जिससे कोई बात न करे उससे भी आपको कई बार हाथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां शुक्र के प्रभावों के कारण आती हैं। इतनी सारी चीज़ें, लग्न पे राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से अनुभव मिलता है, उसके बाद व्यक्ति सफल होता है, मतलब थोड़ा सा घर्षण रहता है। लग्न पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जातक के जीवन को एग्रेशन, चिंताएं, घर्षण, मेहनत, पराक्रम दिखाने का बल या मेहनत करने की आवश्यकता, क्योंकि लग्न पे शनि की 10वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि, राहु की 7वीं दृष्टि और लग्न में केतु बैठे हैं। तो जब लग्न पे सारे पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो अब व्यक्ति को यहाँ अपने आप को, अपनी बुद्धिमानी, अपनी जो चिंतन की प्रक्रिया है, अपना कंसंट्रेशन, वो काफ़ी मजबूती से सिद्ध करना पड़ेगा, तब जा करके वो व्यक्ति सफल होते हुए नजर आ रहा है। अब आगे और भी चीज़ें बता देता हूँ। अब ज़रा ग्रहों के नक्षत्रों पे आपका चिंतन ला देते हैं। सबसे पहले सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, लेकिन केंद्र में सप्तमेश होकर के। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा और सूर्य का जो संबंध बन रहा है, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी जो चंद्रमा हैं वो सूर्य से 6ठे 8वें बैठे हैं, इसे बुरा नहीं कहा जाता। इस अवस्था में जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा की दशा एक साथ एक्टिव होगी, व्यक्ति की बुद्धिमानी बढ़ेगी, उसके निर्णय सही होंगे। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं मंगल के साथ, वहीं मंगल तुला राशि के उतने अच्छे नहीं माने जाते। मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव अच्छे भाव के स्वामी होते भी नहीं हैं। यहाँ पे कई बार लग्नेश के शत्रु होने के कारण मकर लग्न की कुंडली के लिए सामान्यतः चंद्रमा तो मारक होते नहीं हैं, तो मंगल ही प्रधान मारक ग्रह बन जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि इस वैसे कोई ग्रह सामान्यतः मारक नहीं होता, मकर लग्न की कुंडली के लिए कोई भी ग्रह मारक नहीं होते। कारण क्योंकि लग्नेश ही धनेश होते हैं और ये उनकी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, तो सामान्यतः द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण
उनको मारक कहा जाएगा जरूर, पर वो चूंकि लग्नेश भी होते हैं इस वजह से वो मारक नहीं होंगे। धन भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी होते हैं, इस वजह से चूंकि 12वां भाव मारक तो होता नहीं है, वो तो आपकी समस्या को लंबा खींचता है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति शनि के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, पर सामान्यतः सहायक मारक की भूमिका में आ जाते हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति प्रधान मारक नहीं होंगे। चतुर्थ स्थान के साथ साथ एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो शनि के प्रबल मारक, शनि के प्रबल शत्रु होते हैं। इस कुंडली के लिए मंगल देव प्रधान मारक, जबकि देवगुरु बृहस्पति सहायक मारक। सूर्य और चंद्रमा कभी भी किसी कुंडली के लिए मारक होते नहीं हैं, ये सहायता करते हैं मारने में। तो इस कुंडली के लिए मारक ग्रहों पे मैंने एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान बता दिया कि गुरु और मंगल इस कुंडली के मारक बनेंगे, इस पे और भी आगे चर्चा करूंगा। तो चंद्रमा और मंगल, मैंने क्या बात कही, मंगल ही मारक हैं। तो जब कभी भी शनि मंगल, शनि चंद्रमा, चंद्रमा मंगल, चंद्रमा शनि मंगल एक्टिव होंगे तो व्यक्ति की एक तरीके से महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ उससे मेहनत करने का बल भी घटा देंगे। मतलब हो सकता है कि कई बार व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए और जो परिणाम मिलना चाहिए और जिसके लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए वो व्यक्ति उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। मतलब एक तरफ आपका बल बढ़ रहा है कि मुझे ये प्राप्त करना है, लक्ष्य ऊंचा होता है, क्योंकि केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो वायु तत्व की राशि बनी, तुला राशि वायु तत्व की राशि है, तो व्यक्ति का लक्ष्य ऊंचा है। तो लक्ष्य ऊंचा किसने दिया? मंगल और चंद्रमा ने। और चूंकि चंद्रमा जब चित्रा नक्षत्र में बैठते हैं मंगल के साथ, तो ये कई बार व्यक्ति के लक्ष्य को ऊंचा बना देते हैं। तो एक ऊंची सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जितनी मेहनत करनी चाहिए उतने इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा मंगल एक साथ बैठने के कारण कई बार उसमें डिग्रेडेशन कर रहा है। मतलब हमें अपने आप को इस बात पे राजी करनी है, इस बात को समझना है, समझाना होगा कि हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए हम उतना कर नहीं रहे, हमें उस पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। मंगल चित्रा नक्षत्र में एक अंश के बैठे तुला के मंगल निर्णय गलती करवाते हैं और गलत मैत्री में लेके जाते हैं। कई बार व्यक्ति साफ सफाई पे उतना ध्यान नहीं देता है, हमें इसका ध्यान रखना। अगर करते हैं तो इसको बना के रखें, अगर नहीं करते हैं तो इसको और भी ज़्यादा बढ़ा देने की आवश्यकता है, या उसको और भी ज़्यादा फ्रेश चीज़ों की आवश्यकता, मतलब घर को सजा करके रखें, इसका ध्यान रखना होगा। बुधदेव आपकी कुंडली में 12 अंश के रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं। ये बुधदेव आपकी कुंडली को इमोशन के साथ आगे बढ़ना, लोगों को कनेक्ट करना, बुद्धिमानी से निर्णय लेना, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करना और चपल चंचल चालाक ऐसा बिहेवियर दे देते हैं। और उस पे केतु की दृष्टि व्यक्ति को तार्किक बल में वृद्धि देने वाली हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 0 अंश के बैठे हैं पर केंद्र में बैठे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, लग्न में केतु आपको अनुभवी बना रहे हैं। गुरु का चतुर्थ भाव में बैठना सामान्यतः इस कुंडली के लिए माता को कई बार छोटी मोटी बीमारियां या धन बचाने में कई बार वो परेशानी दे रहे हैं। हालांकि गुरु अश्विनी नक्षत्र के बैठ करके आपको धनवान और अनुभवी बनाने के साथ साथ धार्मिक भी बना रहे हैं। जबकि शुक्रदेव आपकी कुंडली में 25 अंश के बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। इस कारण से यहाँ के शुक्रदेव आपके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे अवसर, बेअवसर, स्वास्थ्य की परेशानी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, या कई बार इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस, ऐसा कई बार दे देते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगर मैं शुक्र के बाद शनि की बात करता हूं तो भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, इस कारण से कई बार पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, हमें उसका ध्यान रखना होगा। और हमें पहले सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद प्राइवेट नौकरी या फिर अपने पिता का काम, जो सामान्यतः आपके पिता का कारोबार है, आप उसमें भी दिमाग लगा सकते हैं। चूंकि तुला राशि है तो व्यक्ति आरंभ में नौकरी करते देखा जाता है, बाद में चल करके वो स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ मुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा तुला राशि के बैठे हैं। क्लियर है? तो ये शुक्र के बाद शनि की बात अगर हम करेंगे तो शनि देव ठीक बैठे हैं, नक्षत्र के स्वामी को उनकी दृष्टि जा रही है तीसरी दृष्टि से। स्वास्थ्य में नुकसान कई बार शनि और शुक्र की महादशा में, या कई बार शनि में मंगल में शुक्र की दशांत अंतरदशा में स्वास्थ्य की परेशानी होती है। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए आपको कई बार थोड़ा एग्रेसिव, कंफ्यूज रहने वाला, जल्दी निर्णय न लेने वाला। और जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा के 4 घर आगे केतु और चंद्रमा के 10 घर आगे राहु, मंगल से 4 घर आगे केतु, तो ये चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि ये सब राहु और केतु के एक्सिस में है। इस वजह से गुरु, शनि, चंद्रमा और मंगल, इन चारों ग्रहों में जब कभी भी राहु और केतु का अंतर आएगा महादशा में,
राहु केतु जब कभी भी एक्टिव होंगे तो एक अलग तरीके का कंफ्यूजन, भ्रम, परिस्थिति को स्पष्ट न होने देना, निर्णय लेने में परेशानी, कोई भी चीज स्पष्ट होकर के आपके सामने ना आए, जैसे प्रमोशन अटक जाए, चीजें समझ में ही नहीं आए, काम टेंडर रुक जाए, कंफ्यूजन हो जाए में बढ़ जाए, 90% तक काम हो 10% तक के लिए रुका रहे। तो ये सारी चीजें शनि, चंद्रमा, गुरु और मंगल की दशा में जब कभी राहु केतु का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर एक्टिव होगा तो वो जब तक नहीं बीतेगा तब तक आपका काम लटका करके रखेगा। ये बात नक्षत्रों की रही। अब चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों की स्थितियों की बात करते हैं। चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का जो संबंध है आपकी कुंडली में वो कैसा बन रहा है, ये बड़ा मायने रखता है। तो विचार करें तो चंद्रमा के साथ मंगल दशम स्थान में सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि और व्यक्ति के नौकरी आदि में पद लाभ की वृद्धि के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे होगा कि कई बार ये जातक को एग्रेशन या जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति या कॉन्फ्लिक्ट में रहना, किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले थोड़ा झिकझिक करना, या ये भी कहेंगे कि सैद्धांतिक रूप से अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता न करना। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान के जो कोई केतु होंगे वो व्यक्ति के माता को बीमार बनाएंगे और ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला बनाएंगे, लेकिन कई बार सफोकेशन भी देंगे। उसी चंद्रमा से 7 घर आगे गुरु गजकेसरी योग का निर्माण व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन, मान और सुखी होता है। कई बार उसे बहुत बेबाकी से अपनी बात रखने वाला भी बनते देखा जाता है। उसी चंद्रमा से 7 घर आगे शनिदेव गृह क्लेश या कई बार आर्थिक परेशानी अपनी दशाओं में दे सकते हैं। सामान्यतया मकर लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना अपने आप में महान राजयोग होगा। आयु से संपन्न बनाने के साथ साथ व्यक्ति में स्थिरता और बातों में एक अलग तरीके की गंभीरता भी प्रदर्शित करेगी। चंद्रमा से 6वें, 7वें, 8वें भाव के जो बुधदेव होते हैं वो तार्किक और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ समझदार भी बनाते हैं। उसी चंद्रमा से 8वें घर के सूर्यदेव नौकरी करने वाला, पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी बहुत चिंता में ले जाने के साथ साथ अपनी तर्क और बुद्धि का वक्त पड़ने पे सही इस्तेमाल करने वाला बना देंगे अपनी दशाओं में। चंद्रमा से 9वें स्थान के शुक्रदेव पद, प्रतिष्ठा, संतान, धर्म, आध्यात्मिक चिंता और दान करने वाला बना देते हैं। जबकि दशम स्थान के राहु व्यक्ति को एग्रेशन, मतलब उसको पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति एक अच्छी खासी ललक और भूख देने वाले बन रहे हैं। दशमांशा चक्र में यहाँ के तीसरे भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं और लग्न के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति धन भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं जो जन्म कुंडली के नौकरी भाव के स्वामी हैं। तो लग्न के अधिपति का धन भाव में बैठना, नौकरी भाव के स्वामी का उच्च का होना और 2 परम मित्रों के साथ जब जन्म कुंडली का धन भाव सुरक्षित होगा तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र और पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और इनके आने के बाद पिता का बल भी बढ़ता नजर आ रहा है। 12वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं पराक्रम भाव के स्वामी होकर के और मंगलदेव तुला राशि में राहु और चंद्रमा के साथ। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी और सामान्यतया नहीं करने पे नुकसान का योग भी बनेगा। तीसरे भाव में बुधदेव बैठे हैं चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर के। यहाँ पे व्यक्ति बहुत ही सॉफ्ट नेचर के साथ मेहनत करता है और पूरी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं पर स्मार्ट मेहनत करने वाला होता है। गुरु सूर्य बहुत अच्छे, बुध का प्रभाव सामान्यतया मेहनत करने के बाद। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव जो बन रहा है वो मंगल राहु का, ये मेहनत करने को विवश कर रहा है। पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी 6वें भाव में बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। मतलब व्यक्ति का जो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा है, संतान है, दाम्पत्य है, प्रेम है, वो थोड़ा चला करके थोड़ी मेहनत के साथ रगड़ने के बाद मिलेगा। क्योंकि हर जगह जो पंचमेश हैं वो कहीं ना कहीं दूह स्थान से संबंध बना रहे हैं। तो आपका जो पंचम स्थान होता है वो आपका रिकॉग्निशन है, आपके मेहनत करने के बाद का प्रतिफल है। तो यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी कहाँ बैठे? 6ठे भाव में। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी कहाँ बैठे? 12वें भाव में। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी कहाँ बैठे? अष्टम भाव में। तो इनको घर्षण मिल रहा है, मतलब हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है, नित्य देवी मैया के मंदिर का दर्शन करना है। ये 2 काम आपको करते रहने की आवश्यकता है। दूध अर्पित, शिव जी को जल प्रिय है, जलधारा प्रिय है। तांबे का नाग शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। असगंध की जड़ अपने गले में धारण कर सकते हैं। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है जिसमें आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ भरणी, अश्विनी, रोहिणी, श्रवण, पुनर्वसु ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। विवाह करने के लिए तुला राशि, तुला लग्न,
वृष राशि वृष लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, और साथ ही साथ विवाह की दिशा उत्तर और पूर्व ईशान कोण की तरफ हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तुला राशि बनी है चतुर्थ दशम स्थान में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कल को चाहे तो 100% अपने पिता के कारोबार को या व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। दाम्पत्य आपकी कुंडली में पति जो होगा वो फैशनेबल, पति पत्नी जो होंगे सामने वाले स्पाउस वो फैशन को समझने वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ कई बार वो मांस खाने वाले या थोड़े ऐसे भोजन करने वाले भक्ष्या भक्ष्य के सिद्धांतों का बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को क्या पसंद है और कैसा जीवन जी रहा है। तामसिक प्रवृत्ति वाला है, राजसिक प्रवृत्ति वाला है या सात्विक प्रवृत्ति वाला है। तो तीनों गुणों में से सात्विक प्रवृत्ति के इंसान अच्छे होते हैं, तमस तत्व वाले थोड़े रुग्ण और कठोर होते हैं, राजसिक वाले सुखी मानसिकता के होते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि कहीं, क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ पे जब धनु राशि बनेगी तो सामने वाला जो स्पाउस होता है वो तमस तत्व की प्रधानता वाला, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, बेचैन मानसिकता का, एग्रेसिव माइंडसेट का होता है। तो हमें यहाँ पे उसको चेक करने की आवश्यकता होगी। आपकी कुंडली चंद्र कुंडली से मंगलिक है। विवाह की दिशा मैंने पूरब उत्तर बताई है। नौकरी मैंने क्षेत्र बता दिया है। नवमांश कुंडली का केंद्र में खाली रहना ये कई बार परेशानियों का एक अलग कारण बन जाता है। नवमांश कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा मंगल, ससुराल जो होता है वो दाम्पत्य में बड़ा अच्छा, सास और ससुर दोनों के सुख बहुत अच्छे, और विवाह टूटने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि है, सप्तमेश के साथ चतुर्थेश का संबंध है, उच्च के सूर्य बैठे हैं, संतान दाम्पत्य में कोई परेशानी जरा भी नहीं है। क्लियर है। अब मैं आपको किस दशा में हमें सावधान रहना है इस बात पे चर्चा कर देता हूं। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब जरा ध्यान से समझे तो एक बार मारक ग्रहों की चर्चा अगर करेंगे तो किस दशा में हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो मैंने पूर्व में बात बताई कि जब लग्न पे शनि मंगल राहु केतु जैसे पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, लग्नेश के ऊपर चंद्रमा मंगल और लग्नेश शनि और राहु और केतु के केंद्र में, लग्नेश के ऊपर मंगल की दृष्टि जो अपनी राशि को देख रहे हैं, और दरअसल सामान्यतः यहाँ पे शनि और मंगल दोनों एक दूसरे की विशेष सुरक्षा भी कर रहे हैं क्योंकि शनि नीच के तो अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं और मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में जो आर्थिक संपन्नता है वो थोड़ी मेहनत के साथ ही सही पर अवश्य पूरी करवाएंगे। इसका कारण होगा कि चंद्रमा से गुरु केंद्र में व्यक्ति को निश्चित रूप से सुखी बनाएंगे और लग्न के अधिपति ही चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये अलग तरीके का एक नया अध्याय जोड़ेंगे व्यक्ति की सफलता में। हालांकि सामान्यतया चतुर्थ स्थान में अगर शनि बैठे हैं तो अगर यहाँ मंगल नहीं बैठते तो ये इस जातक की सुरक्षा नहीं हो पाती। तो यहाँ जो शनि और मंगल का केंद्र में होना इस जातक को किसी भी तरीके से किसी भी विषम या बुरी परिस्थिति से बचाने के लिए इन ग्रहों का विशेष प्रभाव जातक के ऊपर से रहेगा, मतलब भगवान की विशेष कृपा कहेंगे। दशम स्थान में ग्रह बैठा है, सप्तम स्थान में नहीं बैठा है। दशम स्थान में मंगल दिग्बली हैं जो व्यक्ति को समस्या को समझने की शक्ति, एनर्जी के साथ अपनी बात को रखना और प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ किसी भी काम को पूरा करना, ये सब जातक को मिलेगा। केंद्र में शनि मंगल राहु और केतु के साथ दो शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं। जरा ध्यान से देखें तो पापक ग्रह की राशि बनी है पापक ग्रह केंद्र में, पापक ग्रह की राशि बनी है पापक ग्रह केंद्र में, शुभ ग्रह की राशि बनी है शुभ ग्रह केंद्र में। लेकिन गुरु यहाँ क्या कर रहे हैं कि शनि मंगल और चंद्रमा को तो चलो ठीक है कि ये भाव के स्वामी थे केंद्र में, इन ग्रहों का यहाँ बैठना आवश्यक था। केंद्र के स्वामी अगर पापक ग्रह हैं और केंद्र में बैठेंगे तो अपना पापक प्रभाव कमजोर कर देते हैं, तटस्थ होकर के वो शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो ये बात दोनों ग्रहों पे लागू होगी, मतलब शनि और मंगल पे। चंद्रमा पर भी ये विशेष रूप से लागू होगी कि ग्रह अगर शुभ ग्रह है और सप्तम भाव का स्वामी है, मारक ग्रह से मारक असर बहुत कम। राहु यहाँ मारक का काम करेंगे, चंद्रमा यहाँ भाव के स्वामी है, मारक नहीं बनेंगे, पर सामान्यतया ये अपने शुभ परिणाम को मतलब तटस्थ होकर के अशुभता और शुभता से बैलेंस करके जातक को शुभ परिणाम देने वाले बनेंगे। गुरु केंद्र में बैठ करके बहुत सारे दोषों का समापन यूं करते नजर आ रहे हैं। पर हाँ, एक बात जरूर होगी कि लग्न पे चूंकि शनि और मंगल राहु केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां रहेंगी। इनकी दशाओं में विशेषतया कई बार परेशानी देर से समाप्त हो या देर से देखने को या देर से जाती हुई नजर आती हैं। 12वें भाव पे गुरु का प्रभाव और 12वें भाव के अधिपति अगर गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति के समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति होता है। एक बड़ा मजबूत सिद्धांत है
जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी जब छठवें भाव में बैठेंगे और शनि से दृष्ट होंगे तो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होता है। जन्म कुंडली के दशम स्थान पे गुरु और शनि जैसे दो दीर्घकाय ग्रह की दृष्टि जब पड़ेगी तो देर से ही सही पर व्यक्ति अपने कारोबार में निश्चित रूप से सफल होगा। शनि और गुरु का प्रत्यक्षतया संबंध जो भाव के आधार पर करेंगे तो यहाँ व्यक्ति दार्शनिक, न्यायप्रिय, पुराणों का और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाला, किसी के भी प्रति कोई वैर भाव नहीं रखने वाला, वैचारिक क्रांति लाने वाला, दूसरों को स्थान देने वाला, सबके विकास के प्रति, सबके प्रति न्याय का पक्षधर होता है। द्वितीय भाव के स्वामी के साथ जब 12वें भाव के स्वामी की युति बनेगी तो कहीं ना कहीं ये धन बचाने में व्यक्ति को दिक्कत देगी। हालांकि यहाँ कई बार व्यक्ति अपने से ज़्यादा कई बार दूसरों की मदद करते हुए भी नजर आता है, या अपनी जिम्मेदारी और बढ़ा करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, गरीबों के प्रति, दूसरों को योजनाओं का लाभ कैसे मिले, सरकारी सेवाओं में कैसे लोगों की भागीदारी और बढ़ाई जाए, इस तरीके का लोगों को किस तरीके से मदद की जाए, इस तरीके का पक्षधर होता है। सामान्यतया ये एक अच्छी बात है। अब क्या मैं बताऊं, मारक पे मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने बात कही राहु शनि मारक नहीं होंगे, मंगल, राहु और काफ़ी हद तक छोटी छोटी दशाओं के आधार पर अगर मंगल में गुरु आ जाएं, राहु में गुरु आ जाएं तो ये कई बार बीमारियां देने का काम करेंगे। हालांकि इस कुंडली में व्यक्ति को निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपने भाई के मित्रों से और मित्र के भाइयों से अपने आप को सावधान करके रखे। मंगल तुला राशि में है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। विवाह करने से पहले कुंडली अच्छे तरीके से मिलाएं, तत्वों को समझें, धर्म का पालन करें, पीपल के वृक्ष की 4 बार परिक्रमा शनिवार को करें, दीपों की माला बनाएं, घर के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक शाम को 1 घी का दीपक जलाएं और घर के बाहर निकलने से पहले दीपक जला करके ही घर से बाहर निकले। मतलब अगर ऑफिस जाना हो, काम पे जाना हो या फिर कहीं ऐसे जाना हो तो, लंबी यात्रा पे जाना हो तो, ये इतनी सारी चीज़ें। दशा के आधार पर आपकी कुंडली में जो मैं बात देख रहा हूँ उसके हिसाब से आप सफ़ेद पुखराज या बुद्ध का रत्न पन्ना 100% धारण कर सकते हैं। वैसे दशमांसा चक्र के लिए बुद्ध का रत्न भी सामान्यतः लाभकारी हो जाएगा। अगर आप रत्न पन्ना धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद पुखराज भी आपकी कुंडली में बना हुआ है, आप पहन सकते हैं। ग्रह की युति के बारे में बात करते हैं तो 12वां और धन या 12वां और लग्न, व्यक्ति का धन गलत जगह पे पैसा खर्च उसका कभी भी गलत जगह पे नहीं होगा। चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, मंगल और चंद्रमा लाभ और सप्तम का योग, दाम्पत्य के बाद भाग्य की स्थिति। यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी हैं शनिदेव, भाग्य भाव को देख रहे हैं, स्वग्रही शुक्र, चंद्रमा और मंगल यहाँ भी दोनों ग्रह वर्ग उत्तम है। इस वजह से व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न है और आजीवन बना रहेगा। यहाँ जो मित्र की स्थिति बनी है ये केंद्र में थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दाम्पत्य कमजोर है, पर हाँ रिस्क जरूर है, हमें सावधान होना होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं युति में तो सूर्य और बुध बैठे हैं, तो सूर्य और बुध अष्टम और छठवें भाव के भाग्येश होकर के मैंने बात कही थी। तो यहाँ पे कई बार व्यक्ति को अपने पूर्वजों का बल, पिता का बल, चाचा चाची, ताया ताऊ, इनका मतलब पूरे परिवार का सुख व्यक्ति को मिलता है। बुद्धि, तर्क, ज्ञान, पैतृक संपत्ति, क्रिएटिविटी, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब का सुख जातक को मिलता रहता है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, जैसे यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, ऊंची शिक्षा हो, प्रमोशन हो, घर गाड़ी खरीदना हो, आप बुध के साथ गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उन दशाओं में हम विचार कर सकते हैं। किसी को भी पैसे देने से पहले हमें 50 बार विचार करना होगा, क्योंकि जाएंगे पैसे पर आएंगे नहीं। इसके साथ हमें ट्रांसफ़र लेना हो, नौकरी बदलनी हो, कुछ व्यवसाय बदलना हो, तो हम सूर्य के साथ केतु और राहु की दशा का इस्तेमाल भी कई बार कर सकते हैं। संतान, दाम्पत्य, विवाह, इन सभी से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो हम शुक्र, चंद्रमा और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तुला राशि है, जब कभी भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम, नवम, चतुर्थ और एकादशवें भाव में होगा तो लाभ देंगे। मंगलदेव जब कभी भी आपकी राशि पे गोचर करेंगे, मतलब तुला राशि में, तो एग्रेशन बढ़ाएंगे। धनु राशि में जब गोचर करेंगे तो लाभ देंगे। मकर राशि में जब गोचर करेंगे तो पारिवारिक हेडेक देंगे। जबकि कुंभ राशि में जब कभी भी आपकी राशि से वो एकादशवें, नवम, पंचम के भाव में जाएंगे तो कई बार पेट से संबंधित परेशानी देंगे। मीन राशि में मंगलदेव का गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा, पर छोटी मोटी हार्मोनल डिसबैलेंस दे सकते हैं।
मंगल देव का मेष राशि में गोचर आपके दाम्पत्य को परेशान कर सकता है, दिनचर्या को खराब कर सकता है। साथ ही साथ वृष राशि से मंगल देव का गोचर आपको नुकसान करेगा, उस समय भी स्वास्थ्य और कंसंट्रेशन का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में कर्क राशि से मंगल देव का गोचर आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में पंचमेश का 6वें भाव में बैठना, शनि से दृष्ट होना और पंचम भाव पे केतु का प्रभाव, अनुभवों के साथ व्यक्ति की शिक्षा पूरी होती है, मतलब वो व्यक्ति ज्ञानी है और अनुभवी भी है। अष्टक वर्ग के आधार पर अगर मैं बात आपकी कुंडली का कर दूं तो व्यक्तित्व ठीक है, अनुभव से युक्त है, हमारी वाणी अच्छी है, हमारी गंभीरता अच्छी है, हमारे पास धन होगा, माता से सुख 100% है। मेहनत इस कुंडली में बहुत अच्छी है, हमें इसको मेंटेन करना होगा। इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैंने जैसे पूर्व में भी बात कही है। पढ़ाई में उतना अंक नहीं मिल रहा है जितना मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्वा अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ चीज़ों को बार बार एनालाइज करना है, चीज़ों को बार बार पढ़ना है, बार बार मेमोराइज करिए, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ दीजिए ताकि वो आसानी से याद हो सके। और लगातार मेहनत करने की आवश्यकता, लगातार पढ़ने की आवश्यकता होगी। नौकरी और व्यापार में व्यापार भी कर सकते हैं, पर पहले नौकरी की तैयारी करें। बैंकिंग फाइनेंस का क्षेत्र भी आपकी कुंडली में बनेगा, शेयर बाजार का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। ये कुंडली धनवान है क्योंकि धन भाव के स्वामी के साथ गुरु का संबंध और धन भाव के स्वामी के साथ लाभेश का संबंध, धन और लाभ का संबंध अगर केंद्र में बनता हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान होता है। उसके साथ आपकी कुंडली में कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है। भाग्य के बल को वृद्धि देने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, सामाजिकता, आप समाज में लोगों के बीच में धनवान बनेंगे और धन के लिए जाने जाएंगे। व्यक्तित्व और बुद्धि के मामले में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, प्राप्त आप कर लेंगे निश्चित रूप से। आप कई बार अपना व्यय कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें वार के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार बहुत अच्छा रहेगा और कुंडली के हिसाब से इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो गुरु और मंगल की दशाएं लाभ देने वाली, जबकि शुक्र, बुध और शनि की दशा शांति देने वाली बनेंगी। राहु और केतु की दशाएं कई बार एग्रेशन बढ़ाने वाली होंगी। भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में आपके माता के आशीर्वाद से 100% है। संतति का सुख आपकी कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो थोड़ी बहुत कभी कभी उसमें बेचैनी देखने को मिल रही है, इस वजह से विवाह मिला करके करें, नहीं तो संतति में दिक्कत हो सकती है। माता और पिता का सुख आपकी कुंडली में 100% है, इसमें जरा भी संशय वाली बात नहीं है। हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, पेट गड़बड़ ना करे, नाभि के नीचे का क्षेत्र परेशान ना करे, हमें ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ इस कुंडली में कई बार घुटनों से संबंधित समस्या भी वक्त के हिसाब से देखते बन रही है। इस कुंडली की अच्छी स्थिति है, कोई खराबी नहीं है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की स्थिति ठीक है। सामान्यतया कई बार जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बन रही है उसके आधार पर चंद्रमा का बल रेशकाण चक्र में जो बन रहा है, व्यक्ति पितरलोक से आया है, पितरलोक में ही जाएगा। जीवन का लक्ष्य लग्न में केतु के कारण खुद के ऊपर काम करने की बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।